हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है काफ़ी दिन से चल रहा है, तो आपको ये पता ही है कि इस चैप्टर का नाम क्या है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जीवों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर इनको विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है और जीवों को इस प्रकार से वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को दो जगतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसमें एक जगत प्लांटी था, दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी जगत के अंतर्गत पादपों को रखा गया, एनिमेलिया के अंतर्गत जंतुओं को रखा गया। इसके बाद 3 जगत वर्गीकरण किया गया, तो उसमें ऐसे जीव जो एक कोष के होते हैं उनको इन दोनों से अलग कर दिया गया और एक वर्ग बना दिया गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद 4 जगत वर्गीकरण किया गया और उसमें ये जो प्रोटिस्टा जगत है, इस जगत में एक तो ऐसे जीव हैं एक कोष के जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और दूसरे ऐसे जीव हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इस आधार पर 4 जगत बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद देखा गया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर बहुकोशिकीयता होती है, कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा भी होती है, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं होती है, और जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों के जगत को फंजाई के अंतर्गत रख दिया। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण किया गया। हम 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक इसी आधार पर लिखी गई है। इसमें देखिए 5 जगत वर्गीकरण जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जीवों का वर्गीकरण। इसमें 5 जगत वर्गीकरण। ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का जो प्रतिपादन किया था ये 1969 में R.H. बिटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो 5 जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक के बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या नाम देंगे? R.H. बिटकर। ये जो 5 जगत हैं, इसमें सबसे पहला, ये भी हम कई बार बोल चुके हैं, देखिए सबसे पहला जगत है मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। देखिए ये दोनों ही जगत जो होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये एक कोश के जीवों के होते हैं, लेकिन अंतर इनमें क्या है कि इनके अंदर तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब आद्य कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, साथ में जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। देखिए ये सारी चीजें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी जो 3rd यूनिट है साइटोलॉजी, कोश का विज्ञान, उसमें और एक बार आएगा इस तरह की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। इसमें देखिए प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी एक प्रकार से पूर्ण विकसित केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तीसरा है फंजाई, जिसको कवक कहें। चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया।
ये 5 जगत हैं जिनको इस 5 जगत अवधारणा में RH विटकर ने दिया है। देखिए ये एक कोष के हैं, ये भी एक कोष के हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, ये बहुकोष के हैं, ये अप्रकाश संश्लेषी हैं, ये कोशिका भित्ति और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पादप आते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें समस्त जो है वो प्राणी आते हैं। अब देखिए हम इसमें मोनेरा जगत का अध्ययन कर चुके हैं, इसके साथ प्रोटिस्टा का अध्ययन कर चुके हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने बताया था आपको 5 वर्ग हैं। एक तो होता है सबसे पहला जिसका नाम है क्राइसोफाइट, दूसरा जो है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड, चौथा स्लाइम मोल्ड और पांचवा जो है प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बारे में हमने कल प्रोटोजोआ लास्ट पढ़ा था कि प्रोटोजोआ ऐसे जीवों का समूह होता है जिसमें एक कोष के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और जिनमें कोष का भित्ति नहीं पाई जाती है और ना ही इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक नहीं होता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाने के कारण ये परपोषी जीव होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? फंजाई एज ए तीसरा जगत। तो ये 5 जगत वर्गीकरण चल रहा है हमारा। जगत फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं, फंजाई। देखिए कवक होते क्या हैं, क्योंकि कवकों का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि कवकों को हम एक साधारण भाषा में फफूंद कहते हैं। आपने देखा है अचार पर, रोटी पर, किसी मुरब्बे पर, या फिर बरसात के अंदर जब किसी चमड़े की कोई चीजें भीग जाती हैं, जैसे चप्पलें हैं या फिर बैग है, बेल्ट है, और उनको हम जब कई दिनों तक रखे रहने देते हैं उसी कंडीशन में, तो आप देखते हैं उनके ऊपर सफेद सफेद एक तरह से जाल जैसा बन जाता है। तो वो जाल जो बनता है वो ही क्या है? एक प्रकार का कवक है। ये कवक जो होते हैं ये बहुकोष के होते हैं, एक आध अपवाद को छोड़ करके, जैसे यीस्ट नाम का कवक जो होता है वो एक कोष के होता है, बाकी के सब बहुकोष के होते हैं। और इन कवकों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, यानी कोई कवक ऐसा है जो कि जिसका जाल ज्यादा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी के अंदर ये गोल पुटिका रूपी संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किसी में ये तंतु रूपी संरचना के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो कवक होते हैं फंजाई जिनको कहा जाए, इनमें बहुत ज्यादा आकारकीय विविधता पाई जाती है। आकारकीय मतलब बाह्य संरचना दिखने पर इनमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। साथ में इनके अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं कि ये रोग पैदा कर देते हैं, खाने पीने की चीजों को दूषित कर देते हैं, उनको एक पॉइजनस बना देते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं जहरीले बना देते हैं। यही कारण है कि हम जब किसी खाने पीने की चीजों में कवक लग जाता है, यानी कवक का उसके अंदर विकास हो जाता है, तो उसे हम खाते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कवक हमारे लिए हानिकारक हो। कुछ कवक ऐसे हैं जो लाभकारी भी हैं, जिनका उपयोग जैसे कि यीस्ट होता है, जो कि ब्रेड है, डबल रोटी है, इसको बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो ये लाभकारी भी होते हैं। तो दोनों ही तरह का इनका प्रभाव जो है हमारे जीवन में इनको देखने को मिलता है। तो ये कवक जो होते हैं इनमें कौन कौन सी विशेषताएं जो सब में पाई जाती है? देखिए विविधता तो बहुत है जिसको हम अलग अलग वर्गों में बांट करके अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी कवकों में एक जैसी होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कवकों के विशेष गुण हैं। तो ये जो कवक होते हैं इनमें विविधता पाई जाती है और इनके आवास भी अलग अलग होते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो खाने पीने की सड़ी गली चीजों पर ही विकसित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की टहनियों पर, पत्तियों पर ही बनते हैं, यानी फैलते हैं। कुछ ऐसे कवक जो हैं जो सड़ी गली जगह होती है, मिट्टी होती है, तो वहां पर विकसित होते हैं। तो इनमें आकार यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर आकारकीय एवं संरचनात्मक एवं आवासीय बहुत अधिक विविधता कवकों के अंदर पाई जाती है।
अब इनमें जो समानताएं पाई जाती हैं, ये देखिए, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब देखिए अपवाद हैं, अपवाद, यीस्ट एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, यानी अधिकांश कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहां अपवाद के रूप में जो यीस्ट नाम का कवक होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल भाषा में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जानते हैं, तो वो कवक जो है वो एक कोशिकीय होता है। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज युक्त नहीं होती है। यानी इनमें कोशिका भित्ति तो होती है पर वो सेलुलोज युक्त नहीं होती है, बल्कि काइटिन से बनी होती है। देखिए पादपों की विशेषता होती है कि उनके अंदर कोशिका भित्ति तो उपस्थित होती है, लेकिन वो सेलुलोज युक्त होती है। लेकिन यहां कवकों के अंदर जो है कोशिका भित्ति है, लेकिन वो सेलुलोज युक्त नहीं है, बल्कि वो किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई होती है। तो ये एक विशेष अंतर है कि इनमें कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है। और ये काइटिन हो या इसके अलावा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो, उनके द्वारा भी ये बनी होती है। इनमें हरित लवक का अभाव होता है। ये जो कवक होते हैं, फंजाई जो होती हैं, इनमें लवक नहीं पाए जाते, यानी हरित लवक विशेष रूप से नहीं पाया जाता है, और इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ना कि स्वपोषी। यानी ये अप्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी, ए शब्द लग गया, अप्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। इनका शरीर तंतुनुमा, देखा होगा आपने कि ये जो कवक होते हैं इनमें बाल से, जैसे गुड़िया के बाल होते हैं, इस तरह से बाल जैसी संरचना होती है। तो ये इनका शरीर कैसा होता है, तंतुनुमा, या ये कह सकते हैं धागे नुमा होता है। इनका शरीर तंतुनुमा होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु कहते हैं, जो कि जालनुमा संरचना
बनाए रहते हैं, बनाए रहता है। यानी इनका जो शरीर है वो तंतुओं के द्वारा बना होता है। तंतु जो होते हैं वो एक जाल की तरह बने होते हैं और उस जाल को कहा जाता है कवक जाल। कवक जाल को कहते हैं माइसीलियम, अर्थात ये पूरा एक प्रकार से तंतुओं के द्वारा बना हुआ इनका शरीर होता है। अब देखिए ये कवक जो होते हैं ये किन आवासों में अधिक पाए जाते हैं, तो यहां इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिएगा कि ये बहुकोष के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब बाद में यीस्ट के एक कोष के होता है। इनमें कोष का भित्ति सेलुलोज युक्त नहीं होती है बल्कि काइटिन से बनी हुई होती है। इनमें हरित लवक का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं। इनका शरीर तंतुनुमा होता है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, जो जालनुमा संरचना बनाए रहता है। अब आता है ये नम, अंधेरे एवं गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो कवक हैं इनका जो आवास है यानी रहने की जगह, जहां ये ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जहां इनकी तेजी से वृद्धि होती है, तो वो स्थान होते हैं। तो नम, नम का मतलब होता है वहां नमी होनी चाहिए, मॉइस्चराइज होना चाहिए। और साथ में एक तरह से अंधेरा, अंधेरे मतलब वहां पर सूर्य का अगर प्रकाश जाएगा तो ये वृद्धि नहीं करेगी। इसीलिए अपन क्या होता है कई बार घरों में कुछ खाने पीने की चीजें, मसाले वगैरह में जब कभी कोई फफूंदी या कवक लग जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, तेज प्रकाश में रखते हैं, जिससे कि वो कवक नष्ट हो जाए। तो ये अंधेरे में तेजी से वृद्धि करते हैं। और गर्म स्थानों पर, गर्म का मतलब जहां गर्मी हो, तापमान अधिक हो। अगर आपने फ्रिज के अंदर कोई चीज रखी हुई है तो उसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां जहां पर नमी हुई है, नमी है, अंधेरा है और उमस है, गर्मी है, तापमान ज्यादा है, तो उन स्थानों पर इनकी जो है तेजी से वृद्धि होती है। अक्सर आप देख लीजिएगा बरसात के दिनों में जब वातावरण में नमी होती है, गर्मी भी होती है, और अगर कोई अंधेरा स्थान है तो वहां पर इस तरह के कवक जो है वो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। साथ में देखिए इनमें जनन, अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का जनन होता है। अब अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन ये अक्सर होता है कब, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियां भी हमने बताई थी, जब तापमान ज्यादा हो, अंधेरा हो और नमी हो, तो वो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अब ये अलैंगिक जनन जो है जिन विधियों के द्वारा होता है, यह विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु है, कॉनिडिया है, आदि विधियों के द्वारा, आदि विधियों द्वारा होता है। देखिए इसमें अलैंगिक जनन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जो कि विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा, कॉनिडिया आदि के द्वारा होता है। देखिए ये संरचनाएं जो होती हैं आगे हम बताएंगे। विखंडन तो आप जानते हैं, तंतु अगर टूट करके अलग हो जाता है तो विखंडन हो जाता है। मुकुलन का मतलब कोई उभार नुमा संरचना बन जाती है और उभरी हुई संरचना अलग हो जाती है तो वो एक नए
जीव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बीजाणु जो बहुत छोटे छोटे एक एक कोश की संरचना बन जाती है और उनके द्वारा भी ये होता है। यही कारण है कि खाने पीने की चीजों को अपन ढक कर रखते हैं। अचार मुरब्बे को पूरी तरह से तेल के अंदर डूबा हुआ रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर हवा के साथ आया हुआ कोई भी बीजाणु है, तंतु है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से वृद्धि करेगा। अगर लैंगिक जनन को देखें तो लैंगिक जनन जो है ये संयुग्मन विधि के द्वारा होता है, संयुग्मन विधि द्वारा। और इसमें देखिए ये समयुग्मकी, जब युग्मक दोनों समान आकार आकृति के होते हैं तो उसको समयुग्मकी या असमयुग्मकी, और तीसरे होते हैं विषम युग्मकी। जब दोनों जनन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अगर एक समान साइज के हैं, एक जैसे व्यवहार के हैं, तब तो उसको कहते हैं समयुग्मकी। और जब एक बड़ा है और एक छोटा है तो उसको कहते हैं असमयुग्मकी। और जब एक तंतु रूपी या यो कह सकते हैं कंसाविका युक्त संरचना है और एक गोलाकार संरचना है तो उसको कहते हैं विषम युग्मकी। तो इस तरह से जनन जो है वो अलैंगिक तरीके का अंदर भी होता है इसमें और लैंगिक। और ये जो लैंगिक जनन होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, तो आप समझ गए दोनों तरह का जनन इनमें पाया जाता है। अब देखिए विविधता पाई जाती है, किसी में अलैंगिक ज्यादा होता है, किसी में लैंगिक, लेकिन दोनों प्रकार का जनन जो है इनके अंदर पाया जाता है। अब आता है देखिए ये कवक यानी फंजाई जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको उतारेंगे, उतार लीजिएगा, इसको उतार लिया। अब देखिए ये कवक जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं परजीवी, एक होते हैं सहजीवी और एक होते हैं मृतजीवी। ठीक है, तो इस बारे में हम कल आगे और बताएंगे। तो आपने आज कवकों के बारे में पढ़ा है और ये तीसरा जगत है जिसे कह सकते हैं फंजाई, और ये 3 जगत तक हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगले चैप्टर में फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर को वाइज हो जाएगा। तो यहां हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि हम 5 जगत वर्गीकरण में 2 जगत कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा जगत हमारा चल रहा है। आप रेगुलर इन वीडियो को देखिएगा और किसी भी प्रकार की आपको कोई समझने में कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछिएगा, और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको जितना भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी के अंदर नोट करें, केवल देख करके ही रहने दें नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो आपको वो शब्द याद भी होंगे और आपको दोबारा उन शब्दों को बोलने में और याद रखने में आसानी भी होगी। और किसी भी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए शुरुआत है, हो सकता है तुमको ये शब्द नए लगें, अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है। यही शब्द हम बार बार पढ़ते रहेंगे, ये हमारे एक तरह से जीव विज्ञान के मूल शब्द हैं, मूल कह सकते हैं विषय वस्तु है। ठीक है, तो आप घर रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके।